हम कर रहे हैं चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसी में आगे हम कर रहे हैं, हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है करेंसी डेप्रिसिएशन और एक होता है करेंसी एप्रिसिएशन। 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को हम पहले कर रहे हैं, एप्रिसिएशन इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाए। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या? डेफिनेशन देखिए, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ हम अपनी इंटरनल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनल वैल्यू की बात करने की बजाय हम कर रहे हैं एक्सटर्नल वैल्यू। अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, किसके कंपैरिजन में? फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन। अब इसका एग्जांपल ध्यान से देखिए। पहले एक डॉलर का रेट था 60 रुपीज, अब एक डॉलर जो है वो इंक्रीज होके 60 से 65 हो गया। ये डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन है। देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही, रुपए की वैल्यू नहीं बढ़ रही, रुपए की वैल्यू तो डाउन हो गई। देखिए कैसे डाउन हो गई। पहले एक डॉलर खरीदने के लिए हमें 60 रुपीज पे करने पड़ते थे, अब क्या है? एक डॉलर खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपीस पे करने पड़ रहे हैं। ज्यादा रुपीस पे करने का मतलब रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है। तो ये एग्जांपल को ध्यान से करना, सीबीएसई में कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है कि जैसे वैल्यूज आपको इंक्रीज करके दे दें और आपसे ये पूछा जाएगा कि इससे इसको एप्रिसिएशन बोलेंगे या डेप्रिसिएशन। तो याद रखना है, रुपए जब बढ़ रहे हैं मतलब रुपए की वैल्यू या डाउन हो रही है, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ रुपए की वैल्यू कम हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब अगर हम डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देखें, आपके पास दो चीजों के इफेक्ट हम बोलेंगे इसमें। इफेक्ट्स हमें देखने हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। अब डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब डेप्रिसिएशन से हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा है। एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा है तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे इसे एग्जांपल से समझिए, पहले बाहर का कोई एक्सपोर्टर जो है, बाहर का कोई आ रहा है ट्रेडर, वो हमसे कोई सामान ले रहा है, उनको एक डॉलर में 60 रुपीज के बराबर सामान मिल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ? डेप्रिसिएशन होने से अब एक डॉलर में उनको 65 रुपीज, मतलब उसी डॉलर में उनको ज्यादा सामान मिलने लग जाए। ज्यादा सामान मिलने का मतलब वो इंडिया से ज्यादा सामान मंगवाएंगे, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट्स इससे क्या हो जाएंगे? हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। इंपोर्ट्स, डेप्रिसिएशन से हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, कॉस्टलियर हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें क्या है, उसी सामान को खरीदने के लिए ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। ज्यादा पेमेंट करने से इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो जाएंगे, तो हमारे इंपोर्ट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे इंपोर्ट्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन से हमेशा क्या होगा? एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स हमारे जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब इसी का दूसरा आता है, डेप्रिसिएशन के बाद दूसरा वर्ड आता है एप्रिसिएशन। What is appreciation of domestic currency? तो जब हम एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो एप्रिसिएशन में यहाँ डिक्रीज की जगह क्या आ जाएगा? इंक्रीज। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो डेप्रिसिएशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन होती है और एप्रिसिएशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज। अगर इसी एग्जाम्पल को ले, 60 रुपीज से वैल्यू हमारी 55 रुपीज हो जाए, ये क्या है? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन कैसे हुआ? पहले उसी सामान को खरीदने के लिए 60 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन अब उसी को लेने के लिए हमें कम रुपए पे करने पड़ रहे हैं, मतलब रुपए की वैल्यू हमारी बढ़ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट्स पे हम इफेक्ट देखेंगे। एप्रिसिएशन से देखिए हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे हो गए। पहले जो फॉरेनर्स आते थे उनको 60 रुपए का सामान मिल रहा है एक डॉलर में, अब उनको कम रुपए का सामान मिल रहा है, मतलब क्वांटिटी उनको कम मिल रही है। हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए। एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए तो एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे? डिक्रीज।
और जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स हमारे सस्ते हो गए तो इम्पोर्ट्स हमारे इंक्रीज हो जाए। तो ये टॉपिक जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का है 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल्स पूछा जा सकता है, जैसे ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल दे दे, यही एग्जाम्पल दे दे और इससे पूछा जाए आपसे कि डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन है या डोमेस्टिक करेंसी का ये डेप्रिसिएशन है, ये आपके पास यहाँ पूछा जा सकता है। या इससे क्वेश्चन जो है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का आपसे इफेक्ट पूछा जा सकता है। अब उसके बाद हम जो क्वेश्चन हैं आगे हम टॉपिक जो कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेशन किया, डिटर्मिनेशन से ही आगे हम आगे करेंगे कि जो डिटर्मिनेशन हमारा हुआ था उस डिटर्मिनेशन पर हमारा जो चेंज है, चेंज का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो हमारे पास कोई टॉपिक हो गया चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हमारा डिटर्मिनेशन किससे हुआ था, लास्ट वीडियो में हमने किया था डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, उससे हमारा डिटर्मिनेशन हुआ OXO। लेबलिंग करेंगे, एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और वाई एक्सिस पे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। अब 2 फोर्सेस थी जिन्होंने डिमांड और सप्लाई को डिटरमाइन किया, डिमांड कर, सप्लाई कर, E पॉइंट OR, ये डिटरमिनेशन हमने किया था। अब इसमें चेंज हमारा 2 तरीके से आ सकता है, या तो डिमांड में चेंज आ जाए तब इसमें चेंज आ जाएगा, या सप्लाई में चेंज आ जाए तब भी इसमें चेंज आ जाए। तो हम पहले देख रहे हैं डिमांड में चेंज आने से कैसे चेंज हो। अब डिमांड में चेंज कैसे आ सकता है, या तो डिमांड इंक्रीज हो सकती है या डिमांड डिक्रीज हो सकती है। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कर हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा D1D। ये क्या है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड इंक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो गया E1, फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा इंक्रीज हो गया। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का मतलब जैसे 50 से 60 जो हमारे पास था, अभी इससे पहले किया था हमने, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का मतलब $1 की वैल्यू 50 से 55 हो, और 50 से 55 होने का मतलब ये क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा इंडियन रुपी का एप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन। ये हमने किसका डायग्राम बनाया, इंक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा E2, एक्सचेंज रेट हमारा डिक्रीज हो गया। एक्सचेंज रेट डिक्रीज होने का मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक रेट्स। तो यहाँ ध्यान रखना, डिमांड इंक्रीज होगी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ऐसे हम इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे सप्लाई का। वही है, लेबलिंग वही रहेगी हमारी सेम, डिमांड, सप्लाई, E पॉइंट OR, अब अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हो गई तो कर्व राइटवर्ड, ये आपका राइटवर्ड इधर। याद रखना, डिमांड या सप्लाई कोई भी इंक्रीज होगी तो कर्व को आपको हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट करना है। S1 E1, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, एक्सचेंज रेट आपका डिक्रीज हो गया। एक्सचेंज रेट डिक्रीज होने का मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और अगर आपको सप्लाई को डिक्रीज करते हुए दिखाना है तो कर्व लेफ्ट। ये याद रखना, डिमांड या सप्लाई तब भी इंक्रीज दिखानी है, कर्व को राइट पर शिफ्ट करना, और डिमांड और सप्लाई जब भी डिक्रीज दिखानी है तो कर्व को लेफ्ट पर शिफ्ट करना। E2, एक्सचेंज रेट हमारा इंक्रीज हो गया OR से OR2।
तो ये हो गया हमारा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, डिमांड या सप्लाई कोई भी चीज अगर इंक्रीज करनी है तो कर्व को आपने राइट वर्ड शिफ्ट करना, और अगर डिमांड या सप्लाई कोई भी चीज डिक्रीज करनी है तो कर्व को आपने लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है। अब ये क्वेश्चन आपके इतने सिंपल नहीं आते, अभी क्वेश्चन क्या आने लगे हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डायग्राम तो यही बनेंगे, या तो डिमांड को इंक्रीज करना है या डिमांड को डिक्रीज करना है, या सप्लाई को इंक्रीज करना है या सप्लाई को डिक्रीज करना आएगा, तो ये ऐसे ही आपके पास। लेकिन यहाँ आपके पास डायरेक्ट देने की बजाय यहाँ आपको कुछ एप्लीकेशन दे देंगे, और एप्लीकेशन देने से आपको खुद देखना पड़ेगा कि इसमें आपको डिमांड को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, सप्लाई को इंक्रीज करना है, सप्लाई को डिक्रीज करना है। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से ज़्यादा आते हैं। सिचुएशन आपको दी होगी, और वो जो सिचुएशन और सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने आप देखना पड़ेगा कि आपके पास डिमांड या सप्लाई किसके ऊपर इफेक्ट करेगा। कुछ एक आध सिचुएशंस को मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये सिचुएशंस आपकी अनलिमिटेड हो सकती है। और सिचुएशन नंबर 1 हम ले रहे हैं, मान लो आपको दे दें कि ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी foreign direct investment increase in India. Due to government policy, foreign direct investment increase in India. What will be effect on the foreign exchange rate? अब पहले वाली सिचुएशन तो वही DD, SS, E, OR। अब आपको इसमें देखना है डिमांड और सप्लाई में किस में चेंज आ। अब आपको क्या दिया हुआ है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टर आने का मतलब वो अपने साथ फॉरेन करेंसी लेके आएंगे। अपने साथ फॉरेन करेंसी लेके आने का मतलब इससे इंडिया में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। तो आपने यहाँ डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, DD बनाओगे, SS बनाओगे, E पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, OR इक्विलिब्रियम एक्सचेंज। सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगी, जैसे सप्लाई वाले में मैंने कर्व को S1 किया हुआ, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, कर्व SS से S1 हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा E1, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो जाएगा OR से घट के OR1। तो चारों में से कोई एक डायग्राम आपका बनना है, और वो डायग्राम कौन सा बनना है वो आपको अपने आप खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए वो क्वेश्चन आता है, trend in the India shows that Indians are going to Australia for tourism। दोबारा फिर सिचुएशन को बता रही हूँ जिसे आप आइडेंटिफाई आराम से कर पाए। Trend, yes, survey shows that many more Indians are going to Australia for tourism. What will be effect on the foreign exchange rate? अब देखिए इंडियन जो हैं वो बाहर घूमने जा रहे हैं, ज्यादा लोग जा रहे हैं। अब बाहर घूमने जाने का मतलब फॉरेन करेंसी की ज्यादा डिमांड, अब फॉरेन करेंसी की ज्यादा डिमांड का मतलब अब आपको जिसमें शिफ्ट करना है इसमें डिमांड का, और इंक्रीजिंग डिमांड में आपका कर्व डिमांड कर्व का होता है राइट। तो आप कर्व कैसे बनाओगे, DD इनिशियल सिचुएशन, SS इनिशियल सप्लाई कर्व, E पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, OR इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, OQ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्वांटिटी। अब आप इसमें क्या करोगे, डिमांड कर्व को राइट पर शिफ्ट करो, DD शिफ्ट होके क्या हो जाएगा हमारा D1, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E1, फॉरेन एक्सचेंज रेट OR से इंक्रीज होके OR1, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये आपको इसमें क्लियर लिखना पड़ेगा। एप्रिसिएशन और डोमेस्टिक जो डेप्रिसिएशन है वो आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन और अगर एप्रिसिएशन आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप ये कह देंगे कि हाँ इससे एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण आपका 3 या जो 4 मार्क्स हैं उसमें आपका 1 नंबर वहां से कट हो जाए। तो ऐसे इस तरह की आपके पास बहुत सारी सिचुएशन जो हैं
वो आपके पास सिचुएशंस आ सकती है। यहाँ कोई भी सिचुएशन आपसे पूछी जा सकती है, तो उन सिचुएशंस को आपने खुद दिमाग में रखना है। खुद दिमाग में रखना है आपने कैसे, कि आपके पास इससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी। एक होगी सिचुएशन, सारी सिचुएशंस कभी एक साथ नहीं हो सकती। जब भी सिचुएशन होगी आपके पास एक ही सिचुएशन आएगी, तो आपको डायग्राम को ध्यान से बनाना है कि आपने उनमें से कौन सी सिचुएशंस को आपने लेना है। तो ये टॉपिक चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट बजाय डायरेक्ट के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में जा रहा है। अगर आप अपनी रेफरेंस बुक्स में देखेंगे पीछे, क्योंकि मेन टॉपिक में तो मिलेगा नहीं, लेकिन पीछे जो आपके पास असाइनमेंट वगैरह दिए होते हैं उसमें क्वेश्चंस में आपको देखना, उन क्वेश्चंस में आपको वहाँ बहुत सारे इस तरह के टॉपिक मिलेंगे। एक दो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं और एक दो टॉपिक को आपने इसमें खुद देखना है। तो ये हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट टॉपिक अगर आप यहाँ देख रहे हैं, तो इस वाले टॉपिक में कुछ भी आपके पास पूछा जा सकता है। बार बार बता रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ हमारे पास जा रहा है। अब इसी तरह के इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अब हमने जो देखा कि यहाँ हमारे पास दो चीजें आई हैं एक्सचेंज रेट में, एक है फिक्स एक्सचेंज रेट और एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में हम फिक्स्ड को ले रहे हैं या फ्लेक्सिबल को ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में से कोई सिस्टम तो आना ही चाहिए, या तो फिक्स एक्सचेंज रेट होगा या फ्लेक्सिबल होगा। फिक्स को हम छोड़ चुके हैं, फ्लेक्सिबल को हम अडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन इंडिया में जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, उसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमने दूसरा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, या इसको डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम भी कहते हैं। डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम इंडिया में ना तो हमारे पास फिक्स तो है ही नहीं, और फ्लेक्सिबल में भी हम प्योर फ्लेक्सिबल सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, हम ले रहे हैं मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। अब ये हमारे पास मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है मैनेज फ्लोटिंग। अब इंडिया में मैंने आपको बताया हमने 1990s के बाद फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को छोड़ा। अब हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वो इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है कि हम टोटली उसको फ्रीली उसको मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की फोर्सेस पे छोड़ दें। तो इंडिया ने, क्योंकि हमारा अभी मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो हमने मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम को अपनाया हुआ है। ये सिस्टम क्या है, इसको एग्जांपल से समझिए। अब मैं डॉलर का एग्जांपल ले रही हूं। अब डॉलर को फ्री मूव करने के लिए बोला गया, लेकिन फ्री मूव करने में उसकी कुछ एक्सट्रीम लिमिट तय कर दी गई। अब एक्सट्रीम लिमिट कैसे तय की गई है, मान लो $1 की हमने एक्सट्रीम लिमिट में मैक्सिमम वैल्यू तय कर दी 77 रुपीज और मिनिमम वैल्यू तय कर दी हमने 67 रुपीज। अब $67 से 70 में सब एज्यूम कर रही हूं मैं, ठीक है, 67 से 77 के बीच में अगर डॉलर मूव करता रहता है, तो यहाँ गवर्नमेंट या हमारा आरबीआई जो है वो मार्केट में कोई भी एक्शन नहीं लेता है, कोई भी स्टेप्स हमारा नहीं उठाता है। तो हमने डॉलर के रेफरेंस में लिमिट क्या तय कर दी, 67 से 77 रुपीज। अब यहाँ 67 तक पहुंच जाए, 77 तक पहुंच जाए, तो आरबीआई सेंट्रल बैंक हमारा गवर्नमेंट कुछ नहीं करे। लेकिन अगर मान लो डॉलर इन एक्सचेंज सिचुएशंस को क्रॉस कर देता, 66 रुपीज हो गया, यहाँ 78 रुपीज।
अब ये जो एक्सचेंज सिचुएशंस हैं इनको अगर क्रॉस कर लिया जाता है तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं जो हमारे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर सेंड नहीं कर सकते। या क्या हुआ, 67 तक तो ठीक था लेकिन हमारी वैल्यू डाउन आ गई। वैल्यू डाउन होने का मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। एक्सपोर्ट्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने का मतलब मान लीजिएगा वैल्यू 67 थी तो एक एक्सपोर्टर को लग रहा था कि $1000 का सौदा किया है तो 67,000 मुझे मिल जाए, लेकिन डॉलर का रेट डाउन हो गया। अब उसकी कॉस्ट ही 67 थी, कैसे करके वो ट्रांजेक्शन कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, रेट डाउन हो गई, अब उसको सिर्फ 66,000 मिल रहा है, मतलब उसको तो लॉस, उसकी कॉस्ट भी कंप्लीट नहीं हो रही, उसको लॉस हो रहा है। तो यहाँ एक्सपोर्ट्स को लॉस हो रहा है और यहाँ इंपोर्ट्स के ऊपर इफेक्ट नेगेटिव पड़ रहा है। 77,000 का कोई सौदा कर रखा था लेकिन अभी क्या हुआ, आपको और ज़्यादा पेमेंट कर रही है तो वहाँ इंपोर्ट्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्योंकि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में है तो आरबीआई क्या है, मार्केट में कंट्रोल तो कर नहीं सकता, मार्केट में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। हाँ, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता तो हम ऑर्डर दे सकते थे कि नहीं इस पे नहीं बेचना, लेकिन क्योंकि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में है तो आरबीआई डायरेक्ट इंटरफेयर तो कर नहीं सकता। लेकिन आरबीआई यहाँ चुप भी नहीं बैठता है, आरबीआई क्या करता है। अब देखिए, अब ये डॉलर का रेट डाउन क्यों हुआ, किसी भी चीज का रेट डाउन क्यों होता है, क्योंकि उस चीज की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब सप्लाई इंक्रीज होने से मार्केट में ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट में डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई तो उससे डॉलर के रेट डाउन आ गए। अब डॉलर के रेट डाउन आने से हमारे एक्सपोर्टर्स को लॉस हो रहा है। तो यहाँ आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तो कोई भी जाके फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज कर सकता है, तो यह सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, तो यहाँ आरबीआई क्या करेगा, यहाँ आरबीआई डॉलर को मार्केट में परचेज करना शुरू कर देगा। सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड आपके पास कम थी, तो यहाँ क्या हुआ, आरबीआई ने डिमांड जो है क्रिएट करना शुरू कर दिया। डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड कम थी, जब परचेज किया तो उससे डॉलर की डिमांड इंक्रीज होनी शुरू हो गई। डिमांड इंक्रीज होने से करेक्शन आ जाएगा, करेक्शन कैसा हो जाएगा, 67 से प्राइस जो है 67 के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है, किसी भी चीज का रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम है, डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है, इसलिए रेट बढ़ रहा है। अब आरबीआई के पास फॉरेन जो एक्सचेंज है उसका सारी कस्टडी आरबीआई के पास होती है, आरबीआई के पास सारी फॉरेन करेंसी का स्टॉक होता है। तो यहाँ आरबीआई क्या करता है, डॉलर को मार्केट में सेल करना शुरू कर। सप्लाई कम थी, आरबीआई ने क्या किया, डॉलर को सेल करना शुरू कर दिया। डॉलर को सेल करने से सप्लाई बढ़ गई और डिमांड और जो सप्लाई का गैप था वो कम होने लग गया, और गैप कम होने से जो करेक्शन है दोबारा ये करेक्शन इस डायरेक्शन में आने लग जाए। तो इसको हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। ये फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग होता है टैग नाउ। यहाँ डॉलर को 67 से 77 के बीच मूव करने के लिए फ्रीली परमिशन दी हुई है, लेकिन जो फ्लोट कर रहा है, क्योंकि हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है, तो ये जो फ्लोट कर रहा है इसको एक लिमिटेशन के बीच में रख दिया कि अगर इन एक्सट्रीम सिचुएशंस को क्रॉस कर लिया जाए तो आरबीआई डायरेक्ट इंटरफेयर तो कर नहीं सकता, लेकिन एज ए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज तो कर ही सकता है। तो इससे वो क्या करता है, मार्केट में करेंसीज को एक जो सिचुएशंस हैं उनके बीच में लाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ डॉलर के रेफरेंस में नहीं होता, ये हमारी हर एक करेंसी के रेफरेंस में होता है। तो इंडिया में हमारी मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है, इसलिए कभी देखो जो इंडियन रुपी है उसको फुली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं कहते। फुली कन्वर्टेबल करेंसी होती है तो चाहे डॉलर हमारा 55 पे आ जाता है या 100 पे चला जाता, आरबीआई कुछ नहीं करता, वो होता है रुपी हमारी फुली कन्वर्टेबल करेंसी होती है। लेकिन हमारा जो रुपया है, हमारी जो रुपी इंडियन रुपी है, हमारा वो फुली कन्वर्टेबल नहीं है, वो पार्शियल कन्वर्टेबल। पार्शियल कन्वर्टेबल हम इसीलिए बोलते हैं, हालांकि हमारे पर वर्ल्ड बैंक का बहुत प्रेशर है कि इंडियन रुपी को फुली कन्वर्टेबल कर। हो सकता है आने वाले साल में जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पूरी डेवलप हो जाएगी, हम इन फ्लक्चुएशंस को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं, तो ये सिस्टम हमारा खत्म हो जाए। लेकिन अभी हमने मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट किया। अब इसको डर्टी फ्लोटिंग हम क्यों कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो मैंने लिखा था वो क्या लिखा था, इसका दूसरा नाम था डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम। अब डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम हम क्यों ले रहे हैं इसमें, क्योंकि कुछ देश
दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके वेलफेयर को हार्म पहुंचाने के लिए इस सिस्टम को यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा 2-3 देश हैं, ए बी सी। ए जो है वो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम का ड्रॉप कर, अब इस ए के बी के साथ तो है फ्रेंडली रिलेशन, तो बी, ए और बी की करेंसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी आ जाता है, तब भी मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन ये जो ए कंट्री है इसका सी कंट्री के साथ थोड़ा टेंशन चल रहा है, कुछ तनाव चल रहा है, तो अगर इसकी करेंसी में 1% भी फ्लक्चुएशंस आता है तो ये तभी मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम अडॉप्ट करना शुरू करता है। तो ये सिस्टम इसलिए डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम कहलाता है कि कई बार कुछ देश इसका इस्तेमाल जो करते हैं वो दूसरे देशों को, वेलफेयर को, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को हार्म करने के लिए करते हैं। इसलिए सिस्टम को हम क्या है, डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। अब इस चैप्टर में हमारे पास एक आध क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा। डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन, दोनों में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, चाहे वो डेप्रिसिएशन है और चाहे वो डीवैल्यूएशन। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? डेप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्सेस के कारण, लेकिन डीवैल्यूएशन क्या है? जब गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। जब गवर्नमेंट जानबूझकर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करती है तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। लेकिन जब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता तो उसमें जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो आप कह सकते हो कि आजकल जो इंडियन रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है वो डेप्रिसिएशन है, लेकिन 1990 से पहले इंडियन रुपए की जो वैल्यू डाउन हो रही थी उसको हम क्या बोलते थे? डीवैल्यूएशन। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में अगर हमारे पास डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर जब इकोनॉमी में फिक्स एक्सचेंज रेट है, उसमें डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है तो उसके लिए वर्ड डीवैल्यूएशन यूज करें। तो आज हम जब भी इंडियन रुपए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए हम डीवैल्यूएशन वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी बताया था, क्योंकि हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को तो अडॉप्ट कर ही नहीं रहे। हम किसको कर रहे हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और फ्लेक्सिबल में जो आजकल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, आजकल किसका रोल है? आजकल मार्केट फोर्सेस का है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में दोनों की डेफिनेशन दे दो, दोनों में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, रीजन दे दो। डेप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्सेस के कारण, डीवैल्यूएशन होता है गवर्नमेंट के कारण। सिस्टम दे दो। डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और जो हमारे पास डीवैल्यूएशन है वो हमारे पास जो होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऐसे ही डीवैल्यूएशन और जो डेप्रिसिएशन हमने लिया है, ऐसे हमारे पास जो वर्ड आता है वो होता है एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन सेम वही, एप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन दोनों में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। लेकिन जो हमारे पास एप्रिसिएशन है वो होता है मार्केट फोर्सेस के कारण, और रेवल्यूशन जो है वो हमारा होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट के कारण। तो ये भी इसका टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे डिफरेंस आपके पास पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए हमने जो जो किया है, दोनों वीडियो का बता रही हूँ, डेफिनेशन फिक्स की और फ्लेक्सिबल की दोनों की, उसके बाद सोर्सेज डिमांड और सप्लाई के, डायग्राम, डिटर्मिनेशन, चेंज, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की टाइप्स हमें करनी है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट,
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहाँ फॉरेन एक्सचेंज का सेल और परचेज किया जाता है। फूड मार्केट जहाँ फूड बिकता और खरीदा जाता है, क्लोथ मार्केट जहाँ क्लोथ बेचा और खरीदा जाता है, ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहाँ फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज करते हो वो कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज। ये मार्केट हमारा दो तरीके से काम करता है, एक होता है हमारे पास स्पॉट मार्केट और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। एक एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। स्पॉट मार्केट क्या है? मुझे आज डॉलर की जरूरत है, मैं आज मार्केट में मार्केट एक्सचेंज रेट के ऊपर मैंने डॉलर को परचेज कर लिया, ये मार्केट है स्पॉट। ट्रांजैक्शन उसी दिन उसी रेट पर किए जाते हैं, वो स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट, अब मुझे एक महीने के बाद डॉलर की जरूरत है, लेकिन मार्केट सिचुएशंस क्या कह रही हैं कि महीने के बाद डॉलर के रेट बढ़ने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो मैं क्या करती हूँ, एग्रीमेंट में आज बनवा लेती हूँ। मुझे जितना डॉलर खरीदना है उसकी मैंने बुकिंग करवा दी, एग्रीमेंट मैंने आज के रेट पे करवा दी, लेकिन डिलीवरी में एक महीने के बाद होगी। अब एक महीने के बाद मान लो रेट बढ़ जाते हैं तो उस फ्लक्चुएशन से मैं अपने आप को बचा लूँ, हालांकि लॉस भी हो सकता है रेट डाउन हो जाए, लेकिन मुझे तो आज का रेट देना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड मार्केट क्या है, आज के दिन ट्रांजेक्शन फ्यूचर के ट्रांजेक्शन के लिए किए जाते हैं। रेट फिक्स कर लेते हो, एक तरीके से आप बुकिंग कर लेते हो, डिलीवरी आप आती है। तो ये हमारे पास है फॉरवर्ड। तो ये भी आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम कर रहे थे यूनिट 5th में 2 चैप्टर हमारे हुए, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसकी भी 2 वीडियोस बनाई थी, फॉरेन एक्सचेंज रेट इसकी भी 2 वीडियोस बनाई। तो ये हमारी फर्स्ट बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई। अब इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट वीडियो में एक बार मैं आपको दोबारा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा आपकी कोई वीडियो छूटी। फर्स्ट हमने किया था नेशनल इनकम के आपके पास 10 वीडियोस थी। सेकेंड यूनिट हमने बनाई मनी एंड बैंकिंग। मनी और बैंकिंग में 2 चैप्टर थे, मनी और बैंक। 2 चैप्टर में मनी की 2 वीडियोस, बैंकिंग की 2 वीडियोस। उसके बाद यूनिट 3 किया हमने। यूनिट 3 में हमारे पास 3 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर उसकी 4 वीडियोस हैं। सेकेंड चैप्टर हमारे डिटर्मिनेशन था, उसके 3 वीडियोस हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, उसमें हमारी 2 वीडियोस। तो कुल मिला के थर्ड यूनिट है उसकी हमारी 9 वीडियोस हुई, जो थर्ड यूनिट थी। उसके बाद यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट, उसकी 5 वीडियोस हैं, एक ही चैप्टर है उसमें। उसके बाद लास्ट यूनिट 5th 2 चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, 4 वीडियोस हुई, 2 वीडियोस बैलेंस ऑफ पेमेंट की और 2 वीडियोस हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, हम अपनी दूसरी बुक शुरू करेंगे इंडियन। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी मैक्रो के लास्ट वीडियो थी। अब हम दूसरी बुक इंडियन इकोनॉमी उसकी वीडियोस जो हैं वो हम शुरू करेंगे।